IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की हम तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपको हर एक चीज़ पढ़ा रहे हैं, मतलब 5 सेगमेंट्स में हमने सारे चैप्टर्स को डिवाइड किया है, जो कि हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। सारे चैप्टर्स करेंगे, हर एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, उन्हें कंसोलिडेट करेंगे एग्जाम्पल से और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के जरिए सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे। हर वैरायटी के क्वेश्चन का एक्सपोजर लेंगे जो भी आपके IIT JEE मेंस या JEE एडवांस में पूछे जाते हैं, और फिर JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ चैप्टर्स को कल्मिनेट करेंगे और इस तरीके से आपकी हर एक चीज़ कवर होगी। कोऑर्डिनेट का फाइनल चैप्टर 7th चैप्टर आपका हाइपरबोला चल रहा है, फिर हम कैलकुलस और इसी तरीके से एक एक बुक खत्म करेंगे और अच्छे से हर एक चीज़ सीखेंगे। हाइपरबोला में हम JEE एडवांस के PYQs कर रहे हैं और आज अगर हम देखें तो क्या अनफोल्ड होते हैं क्वेश्चंस। एक बड़ा ही मज़ेदार, काफ़ी इंसाइटफुल, अच्छा क्वेश्चन JEE एडवांस ने 2020 रिसेंटली पूछा है। ज़रा इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसकी लेंथ देखकर घबराइएगा मत, डेटा पढ़ो, एक एक करके एक एक बात पढ़ो। पहले तो कह रहा है A और B क्या है, बाय द वे कैसा क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्टर, 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, मतलब 0 से बड़े, है ना। A जो है वो 1 से बड़ा है और B जो है वो A से छोटा है, ठीक है, मतलब टेक्निकली इस तरीके से नंबर्स हैं, है ना। लेट P बी अ पॉइंट, P जो है एक पॉइंट है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जो कि इस हाइपरबोला पर लाई करता है। हाइपरबोला स्टैंडर्ड हाइपरबोला, है ना। सपोज द टेंजेंट टू द हाइपरबोला, तो आपने हाइपरबोला के P पॉइंट जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उस पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की है और वो पास होती है 1,0 से। बहुत अच्छी बात कह दी उसने, ये बहुत अच्छी बात कह दी उसने, इससे कुछ तो हम निकालेंगे, है ना। एंड सपोज, अब मैं कह रहा हूँ थोड़ा रुक जाओ, पूरा पढ़ लोगे तो फिर वापस शुरू से शुरू करना पड़ेगा। अब जितना पढ़ा है पहले इसको थोड़ा रीराइट करो, ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थोड़ा ड्रॉ करते हैं, है ना। रीराइट करने का मतलब मैं अपनी भाषा में इसको क्रैक करता हूँ। तो मेरे पास क्या होते हैं सर, एक होता है आपका वाई एक्सिस और एक होता है एक्स एक्सिस, है ना। और अगर आपके पास एक हाइपरबोला है जिसमें आपने टेंजेंट ड्रॉ की है ना, पहले मैं टेंजेंट बना लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग अपना हाइपरबोला बना लूँगा। आई होप आप इस बात से कोई परेशानी में नहीं आते हैं और बात समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना। मान लो ये आपका हाइपरबोला है जिसकी ये क्या है भाई, ये हाइपरबोला की टेंजेंट है ना, और ये आपका हाइपरबोला ऐसा क्या है, बस रैंडम सा कुछ बना ले रहा हूँ, है ना। और ये है वो P पॉइंट, और इसने टेंजेंट ने आपके हाइपरबोला ने एक्स एक्सिस को 1,0 पर इंटरसेक्ट किया। ये बात अभी तक कही। अच्छा, कुछ और बातें भी उसने कही थी क्या, A और B को लेकर उसने कुछ अच्छा सा कहा था आपसे। ये जो भी बात है इसका मतलब हम समझेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसका सिग्निफिकेंस होगा, है ना। इतनी बात हमें पता है। P पॉइंट है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और उसने आपके टेंजेंट जो आपने ड्रॉ की है उसने आपके एक्स एक्सिस को 1,0 पर इंटरसेक्ट किया है। क्लियर सी बात है। सपोज द नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट P, तो P पर जो आपने नॉर्मल बनाया है, ठीक है सर, P पर एक नॉर्मल भी बना लेते हैं। और उसने कहा जो आपने P पर नॉर्मल बनाया है, जो आपने P पर नॉर्मल बनाया है, लेट्स से वो कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, बिल्कुल जा रहा होगा। वो जो नॉर्मल है, आई होप आपको ये बात से कोई आपत्ति नहीं है कि ये जो है आपका ये नॉर्मल हो जा रहा है ना। ये नॉर्मल जो है वो कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका क्या मतलब है, इससे काफ़ी सारी बात आपको समझ आनी चाहिए, गौर से सुनना। ये जो नॉर्मल था इसने इक्वल इंटरसेप्ट बनाए एक्स एक्सिस पर, मतलब अगर इस नॉर्मल ने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया और यहाँ पर कोई पॉइंट लिया, तो ओरिजिन से इसकी जितनी डिस्टेंस है उतनी ये डिस्टेंस है। ऑल्दो दिख नहीं रहोगी पर आपको ये बात माननी होगी, है ना। अब आप एक बात बताओ, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, मतलब शलाई से इस नॉर्मल की स्लोप में निकाल सकता हूँ। क्यों सर, क्योंकि अगर ये और ये इक्वल है, मतलब आप अगर ये एंगल ढूंढोगे तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। ये भी उतना ही है जितना ये है, तो ये हो जाता है 1, यानी ये एंगल कितना है 45। अगर ये एंगल 45 है तो एंगल कितना होगा सर, ये एंगल होगा 135 डिग्री। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा सर, अगर ये एंगल है 135 डिग्री, तो मैं देख पा रहा हूँ ये एंगल आपका 90 डिग्री है, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल है। ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी कितना होगा 45। मतलब मुझे एक और बहुत मज़ेदार सी बात पता चली कि जो आपकी टेंजेंट की स्लोप है वो 1 है, क्योंकि टेंजेंट का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से 45। इसको ऐसे भी कह सकते हो, इतना घुमा फिरा के सोचने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल अगर इक्वल इंटरसेप्ट काट रहा है और चूंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले इस पॉइंट से गुजर रहा है, तो उसका स्लोप -1 होना तय है और टेंजेंट की स्लोप 1 होना तय है। खैर, एंगल से भी हमने निकाल लिया, कोई तकलीफ यहाँ तक तो नहीं है। अच्छा, एक बात समझना,
मुझे टेंजेंट की स्लोप पता है और टेंजेंट किस पॉइंट से पास होती है ये पता है, तो क्या मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूँ? लिख तो सकता हूँ। तो ये जो टेंजेंट है इसकी इक्वेशन मैं क्या लिखूंगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m यानी इसकी स्लोप 1045 यानी 1, x माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन यानी x माइनस वन। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। इसे थोड़ा सा अगर हम रीराइट करना चाहें तो बेहतर लैंग्वेज में मैं लिखूंगा x माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू 0, चाहे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस वन, जैसा आपको ठीक लगे। ये आती है इस टेंजेंट की इक्वेशन। आई होप यू आर नॉट कंफ्यूज्ड विथ वट एवर आई हैव कन्वेड सो फार। ये हर एक बात आपको अभी तक समझ आई है। नेक्स्ट पार्ट अब सुनिएगा ध्यान से, आगे वो क्या कह रहा है वो समझते हैं। लेट डेल्टा डिनोट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट एट P, नॉर्मल एट P एंड एक्स एक्सिस। तो जो आपने टेंजेंट और नॉर्मल और एक्स एक्सिस बनाए हैं, सुनिएगा ध्यान से, P पर जो आपने टेंजेंट बनाई है यानी ये वाली लाइन, P पर जो आपने नॉर्मल बनाया है ये वाली लाइन, और एक्स एक्सिस ये, मतलब अगर आपसे मैं पॉइंट्स वाइज बात करूं तो जो टेंजेंट है से वो T पॉइंट पर यहाँ मिलती है एक्स एक्सिस से, जो नॉर्मल है से वो N पॉइंट पर मिलता है एक्स एक्सिस से। तो वो डेल्टा मतलब इस ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहा है। कौन सा ट्रायंगल? PTN। वो इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, ट्रायंगल PTN। आर यू ऑल विद मी सो फार? और सबसे मज़ेदार, सबसे खूबसूरत बात कि ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, तो हाफ बेस इनटू हाइट से मैं सोच लूँगा अगर एरिया वाइज बात की जाए तो। आई होप यू ऑल आर ओके विद दैट, एवरीवन कंफर्टेबल सो फार, है ना? तो क्या वो कह रहा है, इफ E डिनोट्स द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, तो इस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी अगर E है तो वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो एक स्टेटमेंट तो आपसे एसेंट्रिसिटी पर बात कर रहा है और एक स्टेटमेंट आपसे डेल्टा पर बात कर रहा है। कैसे सोचेंगे ज़रा शुरुआत करते हैं। मुझे सारी बातें छोड़ो, अगर मैं कुछ दिमाग लगाकर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ढूंढ लूँ, अगर मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ढूंढ लूँ तो बात बन जाएगी। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब अगर मैं P के कोऑर्डिनेट्स को कहूँ थोड़ी देर के लिए, लेट्स से x1, y1, है ना, तो आप मुझे इस टेंजेंट की इक्वेशन बता सकते हो क्या? सर हमारे लिए आसान काम है, इस टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी t इज इक्वल टू 0। हाइपरबोला क्या दिया है? हाइपरबोला आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, तो अगर ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है तो t इज इक्वल टू 0 से क्या हो जाएगा सर, x(x1) अपॉन a स्क्वायर माइनस y(y1) अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और आपके अकॉर्डिंग टेंजेंट की इक्वेशन क्या है सर? आपके अकॉर्डिंग टेंजेंट की इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सही बात है। तो हमारे अकॉर्डिंग ये रही टेंजेंट की इक्वेशन, उनके अकॉर्डिंग ये रही टेंजेंट की इक्वेशन, या उल्टा मैं कह दूँ दोनों ही उनके अकॉर्डिंग ही है, क्योंकि उन्हीं का क्वेश्चन है, उन्होंने सब आपको डेटा दिया, आप तो बस कर रहे हो, है ना। अब अगर ये दोनों सेम टेंजेंट यानी सेम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं तो ये दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल है, मतलब x के कोफिशिएंट्स का रेशो। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है सर? वो है x1 अपॉन a स्क्वायर, है ना। y के कोफिशिएंट्स का रेशो y1 अपॉन b स्क्वायर और 1, है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या y1 अपॉन b स्क्वायर अपॉन 1 विल बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स का रेशो विच इज़ 1। यहाँ से मैं एक बहुत खूबसूरत बात निकाल पाया कि जो आपके x1, y1 है, जो आपके x1, y1 है वो हैं आपके रिस्पेक्टिवली a स्क्वायर और b स्क्वायर, यानी कि ये जो p पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं, यानी जो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो हैं आपके a स्क्वायर, b स्क्वायर। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये क्वेश्चन खत्म होने को है? बहुत सारे तरीकों से क्वेश्चन खत्म होने को है, गौर से सुनना। P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हमें पता चले वो थे a स्क्वायर, b स्क्वायर। अब अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो अगर हैं a स्क्वायर, b स्क्वायर, आई एम रियली सॉरी, बस मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाह रहा हूँ कि x1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये आ जा रहा है आपका x1 जो आ जा रहा है वो आ जा रहा है a स्क्वायर, और y1 जो आ रहा है वो आ रहा है आपका b स्क्वायर, है ना। और अगर ये a स्क्वायर, b स्क्वायर है तो ये अगर हाइपरबोला पर लाई करता है तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेगा, है ना। हाँ बिल्कुल करेगा, वो a स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x और y है, तो वो बात अलग बात है, वो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। सारी बातें छोड़ो, अब हम एरिया और एसेंट्रिसिटी आराम से निकाल सकते हैं अगर मेरे पास ये डेटा थोड़ा बहुत है तो। सोच के देखो, ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, दोनों बातें आपके पास है। आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स हैं, आपके पास T के कोऑर्डिनेट्स हैं, आप चाहें तो N के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं, कोई बहुत विशेष मुश्किल बात नहीं है। और उस तरीके से आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। एक चीज़
दूसरी बात, मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है? सर मुझे इसेंट्रिसिटी तक जाना है, और अगर मुझे इसेंट्रिसिटी चाहिए तो सबसे अच्छा तरीका जो मेरे पास आता है वो ये कि सर आप ए और बी में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लो, और जैसे ही आप ए और बी में कोई भी रिलेशनशिप क्रैक कर लेते हो आपकी बात बन जाएगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो सर एक छोटा सा काम हम ये भी करेंगे कि हम ए और बी में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। क्या सबसे पहले तो ये बात आप सभी को समझ आई? कोई तकलीफ, कोई आपत्ति, कोई परेशानी है तो पूछिए। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। पर सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एन के, बिल्कुल चाहिए। एन के कोऑर्डिनेट्स जानने के लिए क्या मैं इस नॉर्मल पी एन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ? कोशिश की जा सकती है। मुझे नॉर्मल की स्लोप पता है, मुझे नॉर्मल किस पॉइंट से पास होता है ये पता है, तो मैं नॉर्मल की इक्वेशन अगर लिखना चाहूँ तो मैं पी एन की इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ। आई होप चीज़ें बहुत मेस्ड अप नहीं हो रही हैं, आप समझ पा रहे हो? तो नॉर्मल की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? y माइनस वाई वन, तो ये क्या हो जाएगा? y माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू m। अभी स्लोप कितनी है? -1, क्योंकि एंगल कितना है? 135 टाइम्स x माइनस x1, तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस ए स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? x माइनस ए स्क्वायर। एवरीवन कंफर्टेबल विद दैट? यहाँ से अगर मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो देखो ये हो जाता है माइनस एक्स को इधर लाए तो ये हो जाता है प्लस एक्स, तो ये हो जाता है x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 इंटू माइनस ए स्क्वायर, कितना हो जाता है? ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर उधर गया तो कितना हो जाता है? प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके नॉर्मल की इक्वेशन आती है, ये नॉर्मल पी एन की इक्वेशन है। अगर मैं एन के कोऑर्डिनेट्स जानना चाहूँ तो एन क्या है? सर एन आपका एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन है इस नॉर्मल का। तो यहाँ पर मैं y की जगह अगर 0 रख दूँ तो x की वैल्यू कितनी आती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर n के कोऑर्डिनेट्स कोई आपसे पूछे तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा 0। आई होप चीज़ें समझ आ रही हैं, चीज़ें बहुत क्लियर मैनर में आपको समझ आ रही हैं, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूँ तो दो बातें, हाफ बेस इंटू हाइट आप अप्लाई कर दो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, चीज़ें आ जाएंगी। या तो ऐसा कर लो, या फिर आपके पास स्टेयर मेथड है, आई होप आपको याद है स्टेयर मेथड, या फिर आप चाहें तो आप डिटर्मिनेंट्स यूज़ कर लीजिए, जो आपको ठीक लगे। इन सारी बातों में एक छोटी सी बात कि अभी भी मेरा मैटर ऑफ कंसर्न जो है, एरिया हम निकाल लेंगे, कोई विशेष बात नहीं है। मेरा जो मैटर ऑफ कंसर्न है वो क्या है? मेरा मैटर ऑफ कंसर्न है इसेंट्रिसिटी, कि सर इसेंट्रिसिटी तक पहुंचने के लिए आप क्या करोगे। मेरा कहना है इसेंट्रिसिटी तक पहुंचने के लिए उसने आपको एक आइडिया दिया है। कौन सा आइडिया दिया है सर? कौन सा थॉट दिया है? आप समझो, आपके पास हाइपरबोला है, बिल्कुल है। इस हाइपरबोला पर ये पॉइंट लाई करता है। कौन सा पॉइंट लाई करता है सर? हाइपरबोला पर लाई करता है ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर। तो शैलाई से अगर हाइपरबोला पर आपका पॉइंट ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर लाई करता है तो ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर इससे सेटिस्फाई करेगा, जो मैं तब आपको कहकर समझाना चाह रहा था। तो ए स्क्वायर अगर यहाँ रखा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर, और एक ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ ए स्क्वायर। वाई की जगह रखा बी स्क्वायर, तो ये है बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक बी स्क्वायर कैंसिल हुआ तो ये क्या बचा? बी स्क्वायर, और इज इक्वल टू 1। तो शैलाई से कि सर यहाँ से मैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पा रहा हूँ, जो कि शायद मेरे कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आएगी। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी पूछूं तो आप कहो कि ई स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा, इस दरमियान मैं ए स्क्वायर को गौर से देखिएगा 1 प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं ई स्क्वायर को ध्यान से देखिएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को हमने किससे रिप्लेस किया, या फिर हम चाहते तो बी स्क्वायर को भी रिप्लेस कर सकते थे, बी स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस 1 से रिप्लेस करते तो और आसानी से आप देख पाते, जैसा आपको ठीक लगे। मैं दोनों बातें लिख देता हूँ। ये क्या लिख रहा हूँ मैं? ए स्क्वायर जो कि है आपका बी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से भी आप सोच सकते हो, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो सोच सकते हो, और मैं दोनों तरीके आपके पास लिख देता हूँ। हम डेल्टा और ई दोनों एक साथ निकालेंगे, गौर से सुनना। अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ लिखना चाहूँ कि इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर अगर आप इस तरीके से लिखते तो इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर क्या होता है? ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, अभी हमने ए स्क्वायर को रिप्लेस किया, अगर मैं बी स्क्वायर को रिप्लेस करूँ तो क्या मैं बी स्क्वायर को, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ? आई होप हम लिख सकते हैं। अगर मैं बी स्क्वायर को लिखूँ, क्या देखो, बी स्क्वायर को उधर लेकर गए तो ए स्क्वायर माइनस 1, और अपॉन में कितना है? ए स्क्वायर। आई होप आपको इस बात से आपत्ति नहीं है। और यहाँ से अगर मैं ई स्क्वायर निकालता हूँ तो देखो ये जाता है 1 प्लस ए स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 है ना, माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, जो कि मुझे देता है एक नया रिलेशन। क्या? ध्यान से देखना, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बाय ए स्क्वायर। अब जो ये डेटा उसने दिया था, जरा इस पर बात करते हैं। जो ये डेटा उसने दिया था इस पर बात करते हैं। सुनना, ए वो कह रहा है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ी किसी वैल्यू का स्क्वायर भी 1 से बड़ा होगा। सुनिएगा ध्यान से, 1 से किसी बड़ी वैल्यू से 1 को डिवाइड किया, मतलब न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है,
तो ये जो फ्रैक्शन है ये आपका 1 से छोटा है। 2 में से 1 से कोई छोटा फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट किया है। आप सुनिएगा ध्यान से, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो शैलाई से जो ई की जो वैल्यू आएगी, जो ई की वैल्यू आएगी वो √2 से तो छोटी आनी तय है ना। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ई की जो वैल्यू आएगी वो √2 से तो छोटी आनी तय है। इस बात से आई होप आप सब सहमत हैं। अच्छा, एक और बात मैं बस ऐसे एक थॉट के लेवल पे आपसे डिस्कस करूँ, ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी सर? 1 से हमेशा बड़ा होगा। तो अगर मैं मान लूँ ए अगर 1 होता, मान लो थोड़ी देर के लिए, आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर ए 1 होता तो यहाँ 1 आ जाता, 1/1 1 हो जाता, 2 - 1 1 हो जाता, और ई स्क्वायर कितना होता 1, तो ई कितना होता 1, तो ए आपका उस केस में 1 होता। खैर ए ई जो होता उस केस में आपका 1 होता। खैर ए 1 नहीं हुआ, 1 से बड़ा हुआ, तो ई क्या होगा? हमेशा 1 से बड़ा। और ये बात हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपका ए जो है वो हमेशा 1 से बड़ा है, वो हमेशा 1 से बड़ा है, तो इस बात को गौर से देखना, ये जितना बड़ा होता चला जाएगा, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता चला जाएगा, ये नंबर उतना ही छोटा होता चला जाएगा और ये 0 को अप्रोच करेगा। आई होप आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज समझ पा रहे हो। तो ई स्क्वायर 2 से थोड़ा ही छोटा होगा। आप समझ पा रहे हो क्या? मतलब अगर ए बहुत बड़ा हो गया तो 1/a² 0 तरफ बढ़ेगा, तो ई स्क्वायर किसकी तरफ बढ़ेगा? 2 की तरफ। मतलब ई किसकी तरफ जाएगा? √2 की तरफ। मैं बस आपको बात समझाना चाह रहा हूँ, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी कि मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो ई है वो 1 और √2 के बीच में रहेगा। सबसे पहला कंक्लूजन तो ये, क्या ए और बी में आपको ये बात समझ आई? इस बात को आप यहाँ पर इससे भी देख सकते हो, कोई बड़ी विशेष बात नहीं है, यहाँ पर भी सोच सकते हो अगर आपको प्रूव करना है तो। वही बात वापस सोच के देखो, b² + 1, मैंने दोनों पर्सपेक्टिव आपको बिल्ड करवाया, एक इस तरीके से देखा और एक इस तरीके से भी आप देखोगे तो आपको दिखेगा। ध्यान से देखो, बेसिक मैथ्स है ना, b² और b² + 1 में बड़ा कौन होगा? सर सीधी सी बात है, अब ये डिपेंड करता है, डिपेंड करे ना करे आप खुद सोचो। b² में आपने 1 ऐड कर दिया है तो ऑफकोर्स डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये 1 से छोटा होगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो मेरा आपसे कहना है कि कहानी कहाँ से शुरू होगी? 1 में कुछ ऐड करना है, बहुत छोटी से छोटी वैल्यू ऐड करो, बहुत बड़ी से बड़ी भी वैल्यू ऐड करो। तो 1 में आप छोटी से छोटी वैल्यू 0 ऐड कर पाओगे, बड़ी से बड़ी वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 से हमेशा छोटी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 तक जाता है, खैर जा नहीं पा रहा है, तो छोटी से छोटी वैल्यू 0 जब ऐड की तो 1 + 0 का √1, और बड़ी से बड़ी वैल्यू जब आपने इसमें 1 ही ऐड कर दिया तो 1 + 1 2 और 2 का √2। खैर मेरा ये कहना है 1 और √2 ये अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कभी भी 0 या 1 नहीं होगा, पर ये हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। आई होप आप ये बेसिक सी बात समझते हो, आई होप आप ये बेसिक्स आइडिया समझते हो कि किसी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, दोनों पॉजिटिव है बशर्ते, है ना, तो आपका फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच होता है। मतलब अगर ये एक्सप्रेशन आपका 0 से 1 के बीच है तो 1 + समथिंग बिटवीन 0 से 1 विल बी लाइंग बिटवीन 1 and 2। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अगर e² 1 से 2 के बीच में है तो e किसके बीच होगा? 1 से √2 के। मैथमेटिकली जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो थ्योरेटिकली भी आप समझ पा रहे हो, बड़ी विशेष बात ये नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मैं लिख देता हूँ। देखो ये लिखा है b² / b² + 1। अब आप खुद देख पा रहे हो कि सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो हम कहते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ 1 ऐड करो तो ये हो जाता है 1, ये हो जाता है 1, ये हो जाता है 1 + b² / b² + 1 और ये हो जाता है आपका 2। इससे मैं e² से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो e² आपका किस किस के बीच आता है? 2 और 1 के बीच, और तो e आपके किस किस के बीच आएगा? 1 और √2 के बीच। यही बात मैं बहुत देर से आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो आप कॉमन सेंस से निकाल सकते हो इतना करने के बजाय, है ना। अच्छा, अब जब एरिया पर बात आ रही थी तो सर एरिया भी तो अभी निकालना है, तो एरिया निकालना आसान काम है। सर एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? हमने चीज़ें वर्कआउट की थी, आई होप आपको याद है, हमने PTN ट्रायंगल का एरिया निकालना है। और सर ये तो आसान काम है, आप हाफ बेस इंटू हाइट क्यों नहीं अप्लाई करते सर? सीधा सीधा थॉट लगेगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप सोच के देखो, सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना। अब बताओ, दिमाग लगाओ, ये आपका 1,0 और ये इससे आगे ही कोई पॉइंट है, क्योंकि ये सब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है, तो इससे आगे ही ये कोई पॉइंट है। अच्छा बताओ, ध्यान से देखना, मैं PTN में आपसे बोल रहा हूँ, ये डिस्टेंस कितनी है? सर ये डिस्टेंस है 1 यूनिट, है ना। ये डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस कितनी है? सर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आपकी कितनी? a² + b² यूनिट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए ये वाली डिस्टेंस, आप मुझे बताइए ये वाली डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी है? सर ये हो जाएगी दिस डिस्टेंस -1, तो ये डिस्टेंस होगी a² + b² - 1। शैलाई से इस ट्रायंगल में ये आपका बेस हो जाता है TN। अच्छा, हाइट क्या होगी? शैलाई से अगर ये आपका बेस है तो यहाँ से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें
तो ये आपके इस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। इस ट्रायंगल की हाइट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है सर? ये लेंथ आपका p का y कोऑर्डिनेट है जो कि है आपका b स्क्वायर। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आई होप ये क्वेश्चन खत्म होने को, अगर आप ध्यान से देख पाए तो क्वेश्चन खत्म होने को क्यों है, ध्यान से समझना। आपके ट्रायंगल PTN का जो आप एरिया निकालना चाह रहे हो, आपके जो ट्रायंगल PTN का आप एरिया निकालना चाह रहे हो वो है हाफ बेस इंटू हाइट। और बेस हमने किसे माना? TN को हमने बेस माना, TN को हमने बेस माना, और हाइट किसे मान लिया? P से ड्रॉप किए गए परपेंडिकुलर को, जिसे हम कह लेते हैं लेट्स से PM। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा, हाफ तो हाफ है, हाफ को मत छेड़िए। TN क्या है सर? TN जस्ट अभी हमने निकाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपका ये आ जाता है जो कि क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, PM क्या आ रहा है? गौर से देखिएगा, अगर मैं PM की बात करूं तो PM कितना आ रहा है? PM आपका आ रहा है b स्क्वायर, है ना? तो PM निकल कर आ रहा है b स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थोड़ा अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो गौर से देखना, चीज़ें अगर सिंप्लीफाई हों तो b स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करना ही ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या मैं किसी एक वैल्यू को रिप्लेस कर सकता हूं? देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर एक रिलेशन निकाला था, अगर आपको याद है तो, क्या कि सर a स्क्वायर जो है, जो a स्क्वायर है वो है 1 प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी 1 प्लस बी स्क्वायर। बस इसी पर बात करते हैं। a स्क्वायर की वैल्यू मैं 1 प्लस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर रहा हूँ। एक बी स्क्वायर ऑलरेडी है और माइनस 1 ऑलरेडी, मैंने a स्क्वायर को 1 प्लस बी स्क्वायर से रिप्लेस किया, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो, है ना? और यहाँ पे 1/2 तो ऑलरेडी चल रहा है। आई होप आप देख पा रहे हो कि सर देखो 1 से 1 कैंसिल, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम्स बी स्क्वायर, है ना? एक बी स्क्वायर ऑलरेडी इधर है और इसमें आप किससे डिवाइड कर रहे हो? इसको 2 से। और इस तरीके से अगर आप देखें तो आप खुद नोटिस करेंगे कि सर 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या? b की पावर 4। और b की पावर 4 आपके इस ट्रायंगल का एरिया है, और इस बेसिस पे आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे? आप मार्क करेंगे ऑप्शन डी, ऑप्शन सी नहीं। आई थिंक एक अच्छा, आसान और काफ़ी इंसाइटफुल और एक डिटेल्ड क्वेश्चन था जिसमें आपने कई सारी बारीकियाँ सीखी। हमने पहले तो इस क्वेश्चन को पार्ट्स में ब्रेक करके थोड़ा 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 बनाया, पॉइंट दिया था, उस पर टेंजेंट बनाई, उस पर नॉर्मल बनाया, फिर हमने वो ट्रायंगल का एरिया निकाला जो कि हमने थोड़ी देर होल्ड पर रखा, फिर हम एसेंट्रिसिटी पर आए। एसेंट्रिसिटी के लिए मैंने थोड़ा सा रिलेशन फिर से अप्लाई किया और इस तरीके से चीज़ें सोची। सर इसका कोई और तरीका हो सकता था क्या? एक तरीका और है, मैं हिंट देता हूँ, आप अप्लाई करना। कुछ मत करना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बस ये सोचना कि इस पर जो लाई कर रहा है पॉइंट, वो पैरामेट्रिकली आप a सेक थीटा कॉमा b टेन थीटा मान लेना, उससे भी आप बहुत जल्दी से कर लेंगे। पूरी प्रोसेस वही दोहराना जो हमने की है, पर जो हमने यहाँ x1 कॉमा y1 माना था उसे आप a सेक थीटा b टेन थीटा मान लेना। खैर कोई विशेष बदलाव, मेजर बदलाव नहीं आएंगे, पर हाँ एक अच्छे तरीके से आप उसे भी बनते हुए होते हुए देखेंगे। क्या ये पार्ट आप सभी को समझ आया? एक अच्छा क्वेश्चन ये था, और अच्छा तो होगा, क्यों भाई? क्योंकि ये किसने पूछा है? ये JEE एडवांस ने 2020 में बहुत ताज़ा नया रीसेंट सा क्वेश्चन था, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन था। और हमने हर वो बात जो पढ़ी है अप्लाई हो रही, कुछ भी नया नहीं है, हर वो चीज़ हमने अप्लाई की, वो आप जानते हैं, हमने सीखी, हमने कहीं ना कहीं देखी है। तो बस आप यकीनन तौर पर फेथ रख के पढ़ते चलिए, कहीं नहीं जा रही एग्जाम, कहीं नहीं जा रही ये सारी चीज़ें, है ना? बहुत अच्छे से आप करते चले जाएंगे। अगर मैं मूव करता हूँ अगले क्वेश्चन पर, तो अब हम किस कैटेगरी पर आ गए हैं? अब हम आ चुके हैं लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस पर। मतलब ये एक पैसेज होगा और उस पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। JEE एडवांस ने 2010 में पूछा था, जिसे तब IIT JEE के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन क्या, पहले वो पढ़ते हैं। सर पहले तो मुझे एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है सर, और सर्कल के साथ हाइपरबोला दिया है। तो सर ये एक सर्कल और हाइपरबोला का मिक्सचर है, बहुत स्टैंडर्ड सा हाइपरबोला, एक थोड़ा स्टैंडर्ड सा सर्कल, थोड़ा इसलिए क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें शिफ्ट हो गई हैं अगर आप देख पाएँ तो। और ये दोनों सर्कल और हाइपरबोला A और B पर इंटरसेक्ट करते हैं। मेरा कहना है अगर ये दोनों A और B पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो सर सारी बातें छोड़ो, क्या इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है? बिल्कुल निकाल सकते हो, पर उससे पहले क्वेश्चंस पढ़ लें क्या? सर क्वेश्चन पढ़ लो पहले। पहला क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट with positive slope to the circle as well as to the hyperbola, निकाल लेंगे सर। दूसरा क्वेश्चन, the equation of the circle with AB as its diameter, दोनों बातों पर बात करते हैं। पहले तो सर्कल देखो, मैं क्या इसे फिर से थोड़ा सा विजुलाइज करूँ तो मुझे अच्छा रहेगा क्या? हाँ सर, विजुलाइज कर लोगे ना तो जीवन थोड़ा आसान तो रहेगा आपका, है ना? जैसे कि मान लो ये आपका सर्कल, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना? और इसमें अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आप सर्कल की इक्वेशन को ज़रा ध्यान से देखें तो क्या आपको नहीं समझ आ रहा है? चलो छोड़ो, मत देखो, मुझे बताओ सर्कल का सेंटर कहाँ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर -8 का नेगेटिव हाफ, -8 का हाफ -4, -4 का नेगेटिव +4।
y है नहीं तो 0, तो 4,0 पर इसका सेंटर होगा। तो एक सर्कल जिसका सेंटर है 4,0। अच्छा सर इसकी रेडियस बता सकते हो क्या? सर मैंने सीखा है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट। जी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर है ना, वो कितना हो जाएगा सर? -4 का स्क्वायर 16। एफ और सी है नहीं और 16 का अंडर रूट 4, तो आपको दिख रहा है ये एक ऐसा सर्कल है विच इज सेंटर्ड एट 4,0 जो कि एक्स एक्सिस पर है और इसकी रेडियस 4 यूनिट्स है। मतलब ये एक्स एक्सिस पर सेंटर्ड है और वाई एक्सिस को टच करता है। बहुत ही सिमेट्रिकल सा सॉर्टेड सा एक सर्कल बनेगा, जिसे मैं थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ, है ना। तो पहले मैं सर्कल बना लेता हूँ, फिर आपके सारे पॉइंट्स मैं आपको दिखा दूंगा। ये रहा आपका सर्कल, है ना, जो कि क्लियर सी बात है आपके एक्स एक्सिस पर अपना सेंटर लिए बैठा है और वाई एक्सिस को टच करता है और सेंटर जो है वो है आपके 4,0। कोई आपत्ति हो तो बोलो, कोई परेशानी हो तो बोलो भाई। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने कहा आपसे कि जो आपका हाइपरबोला है, अगर आप बहुत प्रिसाइजली चीज़ें निकालना चाहते हो तो आप हाइपरबोला के वर्टेक्स ढूंढ सकते हो और वर्टेक्स ढूंढ कर आप काम कर सकते हो। पर मैं कह रहा हूँ देखो ध्यान से, ये क्या है 9, ये क्या है ए स्क्वायर, ए कितना है 3, तो 3,0 और -3,0, तो शेलाई से यहाँ से कहीं से आपका हाइपरबोला निकल रहा होगा, यहाँ से कहीं से आपका हाइपरबोला निकल रहा होगा। और जो उसने कहना चाहे, आई होप चीज़ें बिल्कुल सिमेट्रिकल होगी, कोई नई विशेष बात नहीं होगी अगर आप देख पा रहे हो तो, है ना। तो ये जो पॉइंट्स होंगे आपके, आई एम रियली सॉरी ये मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट्स होंगे आपके, ये आपके ए और बी पॉइंट्स होंगे। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? अच्छा सर सारी बातें छोड़ो, अगर मैं आपसे ए और बी पॉइंट्स निकलवाना चाहूँ तो आप निकाल सकते हो कि हाँ दोनों कर्व्स को हम सॉल्व कर लेंगे, पर उसके अलावा भी कोई तरीका है क्या? उसने ना एक कॉमन टेंजेंट की बात की थी। कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या होगा? मतलब एक ऐसी टेंजेंट जो इस कर्व की भी टेंजेंट है और इस कर्व की भी टेंजेंट है। सारी बातें छोड़ो सर, क्या आप मुझे इस हाइपरबोला की टेंजेंट बता सकते हो? कोशिश कर सकता हूँ। अगर इस हाइपरबोला पर एक पॉइंट मान लिया जाए, अगर मैंने इस हाइपरबोला पर एक पॉइंट माना, लेट्स से कहीं पर भी एक पॉइंट माना, लेट्स से मैं कॉमन टेंजेंट बना ही लेता हूँ ताकि आपको दिखे कि चीज़ें क्या हो रही हैं, है ना। जैसे कि एक कॉमन टेंजेंट हमने बनानी चाहिए जो कि लेट्स से रही है ना, लेट्स से ये वो कॉमन टेंजेंट है। आई होप आप मेरी बात से एग्री करते हो, सहमत हो बड़े अच्छे से। तो इस तरीके से ये आपकी कॉमन टेंजेंट है और ये टेंजेंट सर्कल को यहाँ और हाइपरबोला को यहाँ टच करती है और हाइपरबोला पर जो मैंने पॉइंट माना है वो मान लिया लेट्स से x1, y1। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? अच्छा हम जानते हैं इस सर्कल की रेडियस कितनी है? सर इस सर्कल की रेडियस जो है वो है आपकी 4 यूनिट्स। कोई दिक्कत तो नहीं है उस बात से? ये सब क्यों निकाल रहे हो? ये सारी बातें इतनी क्यों कर रहे हो? इतना डिटेल में क्यों जा रहे हो? मेरा कहना है सारी बातें छोड़ो, इस हाइपरबोला की टेंजेंट की क्वेश्चन बताओ। सर इस हाइपरबोला की टेंजेंट की क्वेश्चन होगी x x1, है ना। x1, y1 पर बना रहा हूँ तो x x1 अपॉन 9 माइनस y y1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये आपकी आ जाती है हाइपरबोला की टेंजेंट। बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, ये महज हाइपरबोला की टेंजेंट ही है क्या? नहीं सर, सिर्फ हाइपरबोला की तो नहीं है, ये सर्कल की भी तो टेंजेंट है। अब मेरा आपसे सवाल है, पहले तो इस 1 को उठा के इधर ले आते हैं ना। इस 1 को उठा के अगर मैं इधर लाया तो शेलाई से -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अगर ये इस सर्कल की भी टेंजेंट है तो क्या आपने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है कि सर्कल के सेंटर से उसकी टेंजेंट पर ड्रॉप किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ उसकी रेडियस के इक्वल होती है? ये बात हम हमेशा से पढ़ते हैं जब भी ये कॉमन टेंजेंट टर्म यूज में आती है और जब भी सर्कल पिक्चर में आता है। आप इस बात का ध्यान रखिए कि ये बात हमें सोचनी है, ठीक है सर। अगर ये बात हमें सोच लेनी है तो मैं इस बात को अप्लाई कर देता हूँ। इस बात को अगर अप्लाई किया जाए तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। 4,0 से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालनी है। चलो भाई, आई होप आप ये फॉर्मूला जानते हो, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड में आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है किसी भी पॉइंट की किसी स्ट्रेट लाइन से। एक और छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स, वो क्या, जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा था आपसे टेंजेंट विद पॉजिटिव स्लोप, है ना। तो मेरा कहना है कि आपने जब टेंजेंट बनाई तो उसे स्लोप फॉर्म में ले लो, क्योंकि क्वेश्चन हम ठीक से पढ़ेंगे। तो कह रहा है टेंजेंट विद पॉजिटिव स्लोप। तो एक काम करता हूँ, मैं इस वाली फॉर्म के बजाय, मैं ये वाला फॉर्मेट लेने के बजाय इसको स्लोप फॉर्म में लिखता हूँ। आई होप इसमें कोई गलत नहीं है, पर आप x1 y1 दो वेरिएबल बढ़ा ले रहे हो, है ना। अगर मैं मान लूँ इस टेंजेंट की स्लोप है m, तो अगर हाइपरबोला की टेंजेंट होती है तो हम क्या लिखते हैं सर? हम लिखते हैं y इज इक्वल टू mx, है ना। अब सुनना, मैं प्लस माइनस लगाऊं या नॉर्मल माइनस या प्लस क्या लगाऊं, है ना। सुनना ध्यान से, अगर आपकी टेंजेंट की स्लोप होती है m तो आप लिखते हो प्लस माइनस अंडर रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आई होप आप भूले नहीं हो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद होगी, मेरा ऐसा मानना है ना। तो ये आपकी टेंजेंट हो जाएगी और इसका m जो मैं मान रहा हूँ वो क्या मान ले रहा हूँ,
m जो मैं मान रहा हूँ वो पॉजिटिव है, तो मैं उसे ग्रेटर देन 0 ही रख रहा हूँ, कोई आपत्ति तो नहीं है इस बात से। अच्छा एक बात, टू अवॉइड एम्बिग्यूटी, टू अवॉइड कन्फ्यूजन, हम क्या मान ले रहे हैं, चूंकि ये आपका इस तरफ है सिचुएटेड, आप ध्यान से देखना, अगर ये इस तरफ है सिचुएटेड और अगर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में हम देखें, चीज़ें बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं अगर आप ध्यान से देखें तो मेरा आपसे कहना है कि अगर स्लोप पॉजिटिव है तो एक कर्व आपका कुछ ऐसा बनना है। तो इस तरीके से शिलाई से मैं वो नेगेटिव साइन वाला पार्ट हटा देता हूँ, क्योंकि आपका जो y इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव रह रहा है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, है ना। पॉजिटिव स्लोप रखते हुए जब हम y इंटरसेप्ट देख रहे हैं तो पॉजिटिव रह रहा है, तो मैं यहाँ पर प्लस साइन ले रहा हूँ, इस बात से तो कोई परेशानी नहीं है। अब सुनना, इस लाइन को थोड़ा रीराइट करते हैं, तो मैं इसे लिखता हूँ एम एक्स, है ना, माइनस वाई प्लस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस लाइन की 4,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, मैंने x x1 वाली लाइन नहीं ली, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, तो 4,0 है ना, तो x की जगह 4 रखा तो ये हो जाता है कितना 4m, y की जगह 0 रखा तो हट गया, फिर क्या बचा प्लस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा एक और छोटी सी बात, हम बेवकूफ़ी तो करते हैं अक्सर, ए स्क्वायर और एम स्क्वायर आपको पता है ना 9 और 4 हैं, तो आप उन्हें 9 और 4 से रिप्लेस करिए। आप उन्हें 9 और 4 से रिप्लेस क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना, तो 9m स्क्वायर माइनस 4, 9m स्क्वायर माइनस 4 इनसाइड एन अंडर रूट, है ना। यहाँ पर भी आप ए स्क्वायर एम स्क्वायर को 9 और 4 से रिप्लेस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये जाएगा 9m स्क्वायर माइनस 4, है ना, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय x और y के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम, तो m स्क्वायर प्लस 1, है ना, ये कितना हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 का क्या अंडर रूट। अब सुनना, m एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव, तो मॉड लगाना डज नॉट मेक एनी सेंस, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। और ये जो डिस्टेंस होगी ये इसकी रेडियस 4 के इक्वल होगी, कोई परेशानी है तो बोलो। आई थिंक ये पार्ट आप सभी को समझ आया। अब इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, है ना, ये क्लियर सी बात है क्वाड्रेटिक बनने वाली है, तो इसे ज़रा थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। कैसे, ध्यान से देखना, इस वाले पार्ट को उधर लेके जाते हैं, तो देखो क्या बन रहा है, थोड़ा सा हम इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। ये जो पार्ट आपका बन रहा है ये है 4m इज इक्वल टू, है ना, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है 4m प्लस अंडर रूट ओवर 9m स्क्वायर माइनस 4, अंडर रूट ओवर 9m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 4 टाइम्स अंडर रूट ओवर m स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत इस बात से, आई होप नहीं है। सर एक छोटा सा काम, दोनों तरफ स्क्वायर ही कर ले तो बात बन जाएगी, या जो भी होगी देखेंगे, पर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं ताकि थोड़े बहुत हमारी चीज़ें हटें। आई होप आप समझ पा रहे हो, इसके और इसके 2ab वाला जो वर्जन बनेगा उससे एक अंडर रूट रहेगा, पर देखेंगे उसका जो भी होगा। पर अभी फिलहाल तो मेरे दिमाग में जो थॉट या जो आइडिया रहा है वो यही कि सर स्क्वायर करते हैं। क्या आप ये बात समझ पाए, हमने क्या लिखा, हमने लिखा ax1 माइनस by1 प्लस सी, है ना, जो कि कुछ नहीं कर सकते, आपका यही रहेगा, ठीक है। अब इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या बनता है, गौर से देखो, देखो स्क्वायर किया, है ना, तो 4m का स्क्वायर कितना 16m स्क्वायर, है ना, और ये कहीं से भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो छोड़ो इसको, है ना। इसका स्क्वायर कितना, ये बन जाता है 9m स्क्वायर और कितना माइनस 4, है ना, फिर क्या प्लस 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 4 कितना 8, तो हो जाता है 8m टाइम्स अंडर रूट ओवर 9m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू कितना, इसे अगर मैंने स्क्वायर किया तो हो जाता है 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स m स्क्वायर प्लस 1, तो मैं m स्क्वायर में अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, m स्क्वायर प्लस 1 में 16 का मल्टीप्लाई, तो 16m स्क्वायर प्लस 16। क्या ये बात आप सभी को समझ आ रही है? सर इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन से आपको दिखेंगे कि ये 16m स्क्वायर कैंसिल, बढ़िया। अब क्या बच रहा है ज़रा उस पर बात करते हैं। देखो ध्यान से, सिंपल सा एक्सप्रेशन है, कहीं मत जाओ ज़्यादा दूर, बस इसको ऐसे सोचो, कुछ ज़्यादा विशेष बदलाव नहीं होंगे और उल्टा हम बात बिगाड़ ही लेंगे अगर इसे किया, क्योंकि मैं ये अंडर रूट हटाना चाह रहा हूँ, है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि अंडर रूट कैसे हटाऊँ। तो अंडर रूट को हटाने के लिए जो बात मेरे दिमाग में आ रही है कि बात वापस और बिगड़ जाएगी अगर मैंने उसे ऐसा सोचा, तो देखो जो भी दिमाग में आ रहा है वो करते हैं। सुनना, 9m स्क्वायर माइनस 4 वाला ये जो पार्ट है इसे उधर ले जाते हैं, 16 को इधर लाते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक 9m स्क्वायर, 16 इधर आए तो माइनस 4 माइनस 16 कितना माइनस 20। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, चलो नहीं है। इस वाले पार्ट को उधर लेके गए तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 8m टाइम्स अंडर रूट ओवर कितना 9m स्क्वायर माइनस 4। आई होप ये बात सॉर्टेड सी है। अब भी इसे एक स्टेप में और थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर करूँगा। अब जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो चीज़ें और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होंगी, पर अब जो भी होंगी वो देखेंगे, है ना, कुछ और कर नहीं सकते, तो इसी को करते हैं।
कुछ सिंप्लीफिकेशंस का स्कोप है क्या? नहीं है। स्क्वायर करते हैं। देखो जब इसका स्क्वायर किया है ना, तो ध्यान से देखना 9m का स्क्वायर कितना, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81 m टू दी पावर 4। घबराइएगा, थोड़ा सा ये पार्ट ट्रिकी है, बाकी सिंपल सा ही है। 20 का स्क्वायर 400 है ना, -2ab है ना, तो 9 इंटू 2 कितना, 18, 18 इंटू 2 36, तो ये हो जाएगा -360 m स्क्वायर। अब सुनिएगा ध्यान से, इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो जाता है 64 टाइम्स m स्क्वायर। और ये अंदर क्या दिख रहा है, अंदर दिख रहा है अब अंडर रूट कैंसिल, तो 9m स्क्वायर -4। कोई आपत्ति, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आई थिंक अभी तक तो नहीं है। अब हम चीज़ें सिंप्लीफाई करके फाइनली आंसर की तरफ बढ़ सकते हैं और चीज़ें निकाल सकते हैं। आई होप मैंने इसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर दिया, क्योंकि इसके अलावा कोई और तरीका मुझे दिख नहीं रहा था, है ना। अंडर रूट हटाना इसी तरीके से मुझे नज़र आ रहा था। चलो ध्यान से देखना, सिंप्लीफाई करते हैं। ये है 81 टाइम्स m टू दी पावर 4। ये कितना बनेगा ज़रा ऐसे देखो, है ना। 9 से मल्टीप्लाई किया 64 को, ध्यान से देखो, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। 9 इंटू 4 कितना, 36, तो ये लिखा हमने 6, कैरी कितना 3, 9 इंटू 6 कितना 54, और 54 प्लस 3 कितना 57, तो ये हो जाता है 57 या 576 m टू दी पावर 4 है ना, -81 टाइम्स m टू दी पावर 4। एवरीवन एग्रीइंग विद दिस? कोई आपत्ति या कोई परेशानी नहीं? छोटा सा काम, 360 को भी उधर लाता हूँ, है ना, तो 360 को उधर लाए तो कितना, +360 m स्क्वायर, और जब यहाँ पर लेकर आए तो 64 का 4 टाइम्स, ध्यान से देखना, 64 का डबल 128 और 128 का डबल 256, सही बोल रहा हूँ क्या? तो ये हो जाएगा -256 m स्क्वायर, है ना। कांस्टेंट टर्म हमारे पास जो बच रही है वो बस 400 है, तो मैं यहाँ पर इसे ऐसा लिख लेता हूँ, -400, ये 400 को उठा के दे लिया, इज इक्वल टू 0। मैंने सारी टर्म्स उस तरफ शिफ्ट कर दी, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो। आई थिंक चीज़ें सॉर्टेड सी हैं। जो भी सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश होगी, जो भी कॉमन लेना वेना होगा हम कर लेंगे, पर पहले तो मैं इसे थोड़ा रीराइट करता हूँ, है ना। जब हमने इसे रीराइट किया तो क्या बन रहा है, देखिएगा ध्यान से, है ना। पहले तो 576 में से 81 सब्ट्रैक्ट किया, ध्यान से देखना, 576 में से 76 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा, 500। अब 81 76 के कितना ज़्यादा है सर, 76 से 5 यूनिट्स ज़्यादा है, तो 500 में से 5 और सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन जाता है 495। तो पहले तो बनेगा 495 m टू द पावर 4, है ना, 495 टाइम्स m टू द पावर 4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है, ध्यान से देखो, 360 में से 256 सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, ध्यान से देखना। 360 में से 250 अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया होता, ध्यान से सुना, मैं थोड़ा अलग तरीके से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो 360 में से अगर 250 आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ध्यान से देखो कितना बच जाता है सर, आपका 110 बचता है मोटा मोटा, सही बोल रहा हूँ क्या, 50 और 60 110 बचता है। लेकिन सर 110 में से 6 और घटाओ आप, क्योंकि 6 आपने भी रहने दिया था, तो 110 में से 6 और सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा, 114, तो बचेगा 114 है ना, सही बोल रहा हूँ ना, 114 या 104, I'm really sorry, वही मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि 10 में से 6 गया तो 4, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैरी लिया था तो 5 - 5 0 है ना, और यहाँ 3 - 2 कितना 1, तो 104 टाइम्स m स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आप लिखेंगे वो कितना होगा भाई, ये होगा आपका +104 टाइम्स m स्क्वायर, है ना। और एक छोटी सी टर्म क्या, -400, ये जो छोटी सी टर्म है ये कितनी लिखी है, -400 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक बन रही है, अगर आप सब लोग इसे ध्यान से देख पाएँ तो। सर इस क्वाड्रेटिक में क्या करेंगे, अब इस क्वाड्रेटिक में मेरा कहना है आप क्या करोगे, आप m स्क्वायर को कुछ वेरिएबल असाइन कर दो, अगर आपको अभी नहीं दिख रहा है तो, या फिर आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही सोच लो। मेरा कहना है अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म स्ट्राइक कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि श्रीधर आचार्य लगाने जाओगे तो अभी तो स्क्वायर करने में जान निकल जाएगी, तो कोशिश करो कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पर बात करो, है ना। सुनना ध्यान से, मुझे दो ऐसी टर्म्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट इतना हो, कितना, -400 × 495, और मुझे वो दो टर्म्स ऐसी चाहिए जिनका सम कितना हो, 104, विद सिग्नेचर, प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए और सम पॉजिटिव होना चाहिए। पहले तो ये सवाल आप सभी को समझ आया क्या सर, एक बहुत अच्छा सॉर्टेड सा एक्सप्रेशन हो सकता था, बस वो एक से चूक गया मतलब अगर ये 494 होता तो मैं कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके यहाँ पे 104 ले आता। उल्टा बोल रहा हूँ, रियली सॉरी, 494 से बात नहीं बनती, वो तो कुछ और ही हो रहा है ना।
मतलब अगर 104 का डिफरेंस होता तो मैं बना लेता, तो वो तो इन दोनों से तो सीधा सीधा नहीं दिख रहा है, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और चीज़ पर बात करते हैं। अब ध्यान से देखना मैं कैसे सोचूंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी तो जा रहा है ना, क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक भी अच्छे लेवल पे उसने डाला है। तो प्रोडक्ट जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 400 और क्या 495 है ना। अब 400 और 495 को अगर ब्रेक किया जाए है ना, तो कैसे ब्रेक करें, अगर इसमें मैं चीज़ें ढूंढूं तो क्या मुझे 104 तक पहुंचने की कुछ चीज़ें दिख रही हैं। बहुत अच्छे से तो नहीं दिख रही हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से मुझे चीज़ें कुछ खास तरीके से नहीं दिख रही हैं है ना, क्योंकि 104 तो बनता नहीं नज़र आ रहा है। उल्टा इसको अगर मैं और स्प्लिट करूँ तो ये दिख रहा है 4 × 100, बस यहीं से 104 बन जाता 400 से ही, पर ये 495 थोड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और 495 क्या 25 से तो जा नहीं रहा है, तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं है ना। तो 5 का 49 कितना टाइम्स, 9 टाइम्स 45, रिमाइंडर कितना 4, 9 टाइम्स और कितना 5। कोई आपत्ति या कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ तो बनेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कुछ तो हम ढूंढ लेंगे है ना। अब देखो अगर मैं इसमें ऐसा ढूंढ लूँ, क्या लिख लूँ, अगर 100 और 99, नहीं बात नहीं बनेगी। 100 का 5 टाइम्स कितना होता है, देखो ध्यान से, मुझे कुछ तो क्लिक कर रहा है। अगर मैं सोचूं तो 100 का 5 टाइम्स कितना होता है, 500 है ना। आई होप आप सब सहमत हो इस बात से। मैंने क्या किया, 100 का 5 टाइम्स लिखा 500। 99 का 4 टाइम्स क्या होता है, देखो 100 का 4 टाइम्स होता है 400, तो 99 का 4 टाइम्स क्या होगा, 4 कम कर दो। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो 99 का 4 टाइम्स क्या होगा, 396। 99 का 4 टाइम्स कितना होगा, 396। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ेदार सी बात मिली है, बात बन गई है ना। मैंने क्या किया, मैंने 400 और 495, 400 495 को थोड़ा सा ब्रेक किया और थोड़ा सा और डिस्ट्रीब्यूट करके सोचा, तो कुछ तो मुझे बनता हुआ दिखा। इससे मुझे क्या दिख रहा है, देखो 500 और 396, 500 और 396 का डिफरेंस देखो, आप 104 तक पहुँच जाओगे, मतलब बात बन रही है। सुनना, घबराना मत। 495 टाइम्स m⁴ है ना। 104 को मैं क्या लिख रहा हूँ, सुनना, 500 m² माइनस 396 m² माइनस 400। थोड़ा सा ऑफकोर्स आई अंडरस्टैंड ट्रिकी है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म थोड़ा सा सोचना ट्रिकी है। अब श्रीधर आचार्य लगाते तो और बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने होते, तो हम थोड़ी सी मेहनत यहीं कर रहे थे और चीज़ें बैठ गई थोड़ी सी मेहनत करके है ना। अब सुनना, मैं सीधा सीधा यहाँ से 5 से बड़ा टर्म कॉमन लूँ तो क्या कॉमन ले सकता हूँ 5 से बड़ा टर्म, देखो यहाँ पे 5 लिया था तो 99 है ना, 3 और 11 बच रहा था, यहाँ पे नहीं बचेगा कुछ, तो 5 ही कॉमन लीजिए, 5 के अलावा और कुछ बात बननी नहीं है। तो जैसे यहाँ से 5 कॉमन लिया, मैं रादर यहाँ से 5m² कॉमन ले रहा हूँ है ना। 5m² कॉमन लेते ही ये कितना बचेगा, सर ये बचेगा आपका 99m²। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात से, कोई परेशानी तो नहीं है। हमने क्या किया, 5 कॉमन लिया, 5 का 9 टाइम्स 45, रिमाइंडर 4, 5 का 9 टाइम्स है ना। और यहाँ से 5m² कॉमन लिया तो 5 का 100 टाइम्स है ना, 5 का 100 टाइम्स कितना 500। सेम 99 टाइम्स m² प्लस 100 मुझे यहाँ पे ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सुनना, मैं 100 चाहिए ना तो 4 कॉमन लेता हूँ, या रादर -4 कॉमन लेता हूँ। गौर से देखो इससे क्या होगा, इससे मुझे क्या दिखेगा, देखो 4 कॉमन लिया तो 4 का 9 टाइम्स 36 और 4 का 9 टाइम्स 36 है ना, तो 99 m² माइनस 100। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा लेंदी था पर चीज़ें बन गई। थोड़ी सी आप पेशेंस के साथ मेहनत करते जाएं तो जीवन में सफलता ज़रूर आपको मिलेगी है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम समझो, अगर मैं इस फैक्टर की बात करूँ तो एक फैक्टर है 5m² माइनस 4 और एक फैक्टर है आपका 99m² प्लस 100। आप इसको देखकर ही क्लिक कर सकते हो कि सर ये वाले फैक्टर में तो प्रॉब्लम है, क्योंकि m² माइनस 100/99 जो कि सवाल ही नहीं उठता। तो आपका एक ही फैक्टर आपका 0 हो सकता है जो कि है 5m² माइनस 4 है ना। अब जब आपका 5m² माइनस 4 0 हो रहा है तो m² कितना आ रहा है सर, m² आ रहा है 4/5, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है प्लस माइनस, लेकिन m आपका पॉजिटिव है तो आप क्या लेंगे 2/√5। उसने कहा था ना पॉजिटिव स्लोप आपको लेनी है, तो आप m सिर्फ 2/√5 लेंगे। तो अभी हमने क्या निकाली, स्लोप। जब हमने स्लोप निकाल ली, जब हम स्लोप निकाल चुके हैं कितनी, एक सेकेंड ना, मैंने क्वेश्चन शायद स्किप कर दिया। जब हम स्लोप निकाल चुके हैं तो क्या अब महज मुझे अब यहाँ पर जब बात पूछी जा रही है किसकी, ध्यान से देखना, स्लोप कितनी है 2/√5 है ना। तो वो क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ दैट कॉमन टेंजेंट, वो कॉमन टेंजेंट जो सर्कल और हाइपरबोला दोनों की है ना। तो स्लोप की इक्वेशन में 2/√5 अगर मैंने पास किया तो हमारी स्लोप की इक्वेशन ये आ रही थी, जितना मैं देख पा रहा हूँ। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? तो ज़रा देखो mx - y प्लस
9m² माइनस 4 है ना अंडर रूट में, तो mx माइनस वाई, आपकी इक्वेशन थी mx माइनस वाई प्लस अंडर रूट ओवर 9m² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आई थिंक यही था 9m² माइनस 4, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं ताकि आंसर गलत ना है। बिल्कुल सही। और m की वैल्यू जस्ट अभी हमने निकाली है कितनी, 2/√5। अब जैसे ही मैं 2/√5 यहाँ पास करता हूँ तो हो जाता है 2/√5 टाइम्स x माइनस वाई प्लस 2/√5 यहाँ रखा तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 तो हो जाता है 9 इंटू 4 है ना, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 4। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका जीवन आसान हो जाएगा क्योंकि ऑप्शंस अभी मैच होते हमें नहीं दिख रहे हैं, राइट। तो एक छोटा सा काम करेंगे, गौर से सुनना। पूरे एक्सप्रेशन को अगर चाहो तो √5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, पर ऐसा मत करो। 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 हो जाएगा 20 है ना, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 20 अपॉन में कितना 5। पूरे एक्सप्रेशन को जैसे ही √5 से मल्टीप्लाई किया, देखो कैसे, 2/√5 टाइम्स x माइनस वाई प्लस देखो 36 माइनस 20 16 का अंडर रूट कितना 4, तो ये बच रहा है 4/√5 इज इक्वल टू 0। अगर आप चाहें तो पूरे एक्सप्रेशन को √5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आपके ठीक सामने होगा। ध्यान से देखना, √5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2x, यहाँ √5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस √5 टाइम्स y और प्लस कितना 4 इज इक्वल टू 0। और अगर ऐसा कोई ऑप्शन देखें तो 2x माइनस √5 टाइम्स y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आपको सीधा सीधा बिना ज़्यादा फ्लक्चुएशन रेजिटेशन के ऑप्शन बी में दिखता है। क्या सबसे पहले तो ये क्वेश्चन समझ आया? बहुत मुश्किल, बहुत टफ, बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब तो क्वेश्चन मेरा मानना है नहीं था। क्या ये बात आपको समझ आई? अब यहाँ तक क्लियर है भाई? अच्छा, इसके बाद अब मैं इस क्वेश्चन पर आऊँ तो सर्कल की इक्वेशन ढूंढनी है जिसका ए बी डायमीटर है। सर ए बी मतलब मुझे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना होगा? बिल्कुल, मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी ए बी ढूंढना होगा। अच्छा, ए और बी की खास बात क्या है? ए और बी वो पॉइंट है जो हाइपरबोला और सर्कल दोनों के लिए कॉमन है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हाइपरबोला के कॉन्टेक्स्ट से क्या मैं अभी फिलहाल ए को पैरामीट्रिकली ए सेक थीटा मतलब 3 सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा मतलब 2 टेन थीटा मान सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर, मान तो सकते हो, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई भी परेशानी नहीं है। अब अगर हमने ऐसा किया तो ये जो पॉइंट आपने हाइपरबोला पर माना है, क्या वो पॉइंट सर्कल पर लाई नहीं करता? करता है। तो क्या ये पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इस पॉइंट से सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाते हैं। 3 सेक थीटा कॉमा 2 टेन थीटा है ना। सर्कल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा 3 सेक थीटा का स्क्वायर तो हो जाएगा 9 सेक स्क्वायर थीटा प्लस फिर लिखा है वाई स्क्वायर मतलब 2 टेन थीटा का स्क्वायर जो कि कितना होगा 4 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा। और क्या दिख रहा है सर? और दिख रहा है -8x 8 इंटू 3 दैट इज 24 टाइम्स सेक थीटा। कोई परेशानी आई थिंक अभी तक तो नहीं है। ये हमारी एक इक्वेशन बन रही है और सर इसे थोड़ा सा ब्रेक कर लें, थोड़ा सा क्रैक कर लें तो एक अच्छी इक्वेशन ही बन सकती है। बस प्रॉब्लम ये है, अगर मैं या तो सेक को 10 में कन्वर्ट कर लूँ, पर 2 सेक है तो 10 को सेक में कन्वर्ट करो सर। आई होप आप जानते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारी आइडेंटिटी है जो कि क्या होती है सेक स्क्वायर थीटा। यानी मैं ये भी जानता हूँ कि टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा -1। यानी इस टेन स्क्वायर थीटा को अगर हमने रिप्लेस किया तो ये हो जाता है 9 टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा की जगह रखा सेक स्क्वायर थीटा -1 तो 4 टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा -4 है ना -24। सही लिख रहा हूँ ना? बिल्कुल सही लिख रहा हूँ। 24 टाइम्स सेक थीटा इज इक्वल टू 0 है ना। अब क्वाड्रेटिक बन रही है तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं सर? क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका है 9 + 4 कितना 13, तो इसे हम लिखेंगे 13 टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा। ये कितना है जनाब? सर ये है 24 टाइम्स सेक थीटा। कांस्टेंट टर्म कितनी है -4। श्रीधर आचार्य लगाना है तो लगाओ, पर मैं कह रहा हूँ अगर पहले कोशिश करो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बात बन जाए तो, है ना। ध्यान से देखना, थोड़ा सोचना पड़ता है ना यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। मतलब मैं क्या फिर देख रहा हूँ वापस कि प्रोडक्ट हो जाए 13 और -4 जितना, है ना, और सम आ जाए -24 जितना। आप मेरी बात समझ रहे हो? थोड़ा सा मुश्किल तो लग रहा है मुझे क्योंकि 13 और 4 दोनों ही प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं। बात बन गई, सुनना ध्यान से।
देखो मैं बताए कैसे देखता हूँ, मैं आपको मेरे मन में जो दिमाग में चल रहा होता है नंबर्स को देख के वो सोचता हूँ। प्रोडक्ट क्या है 13 और 4, मन में क्या चल रहा होता है वो बताता हूँ। मैं 13 और 4 को क्रैक कर रहा होता हूँ, तो मैं मन ही मन में लिख रहा होता हूँ 13 को इस तरीके से, तो मुझे दिखा 13 और 2 26 बन जाएगा, और एक 2 तो 26 और 2 से मैं 24 तक आ जाऊँगा। मैं दिमाग में ऐसे सोच रहा होता हूँ। तो ऑल्दो मैं लिख नहीं रहा हूँ ये बात, पर मेरा यकीन है, ये बात आप भी जानते हो कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऐसे फैक्टराइज करके सोची जाती है ना। तो अगर मैं इसे रीराइट करूँ तो ये कितना है 13 टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 24 को हम क्या लिख लेते हैं, मैं इसे लिख लेता हूँ माइनस 26 सेक थीटा प्लस 2 सेक थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आई होप आप सब सहमत हैं इस बात से, कोई परेशानी के बिना। और अगर आप सब सहमत हैं इस बात से तो क्या करूँ मैं, तो मैं कहूँगा कि सर देखो अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, 13 सेक थीटा आप कॉमन लीजिए, तो 13 सेक थीटा जैसे ही आपने कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा सर, यहाँ बचेगा सेक थीटा माइनस 2। कोई आपत्ति तो नहीं है भाई, सेक थीटा माइनस 2 ही बच रहा है ना, 13 सेक थीटा कॉमन लिया। और यहाँ पर भी सेक थीटा माइनस 2 चाहिए मुझे, अगर सेक थीटा माइनस 2 चाहिए तो प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 13 सेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहले तो ये बताओ क्या ये बात आपको समझ आई, ये दोनों फैक्टर्स आपको समझ आए। अब मुझे सेक थीटा की दो वैल्यू मिली, एक तो 2 और एक क्या माइनस 2/13 है ना। सेक थीटा की हमें दो वैल्यूज मिल रही हैं, क्या मिल रही हैं सर, सेक थीटा की एक वैल्यू तो मुझे मिल रही है 2, और एक वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, गौर से दिखेगा माइनस 2/13। बस मैं एक बार क्रॉस चेक करना चाह रहा हूँ कि मैंने जल्दी जल्दी में लिख तो दिया है, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, बस एक बार मुझे थोड़ा सा ऐसे रिव्यू कर लेने दीजिए। 13 कॉमन लिया तो 13 सेक थीटा आया, तो 13 सेक थीटा बचा क्या, सेक थीटा माइनस 2, सही। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो सेक थीटा माइनस 2, तो 13 सेक थीटा प्लस 2 दूसरा फैक्टर होगा, बिल्कुल सही बात है। अब सर अगर आपको सेक थीटा पता चल गया है तो क्या आप टेन थीटा पता कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, पर यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी चीज़ में, अभी तक तो नहीं होनी चाहिए। अब ढूंढते हैं क्या टेन थीटा, क्योंकि सेक थीटा के साथ अगर मुझे क्या पता चल गया, गौर से देखो, सेक थीटा के साथ अगर टेन थीटा पता चल गया तो मुझे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाएंगे आपके हाइपरबोला और सर्कल के, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाएंगे, मतलब मुझे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। और जैसे ही मुझे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे, क्या मैं बहुत आराम से ए और बी को डायमीटर ट्रीट करने वाले आपके इसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ, सर बिल्कुल आराम से लिख सकते हो। अच्छा, कोई दिक्कत या कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं है। एक बात का जवाब दो, अब ध्यान से सुनना है ना, ये आपके आए थे सेक थीटा, और अभी तो सेक थीटा ही है, सेक थीटा नेगेटिव है -2/13। ये क्यों गलत होगा, सुनना, मतलब ये गलत नहीं है पर ये क्यों नहीं होगा वो समझना। -2/13 के साथ प्रॉब्लम क्या है, आप रखो -2/13, क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट लगता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ भी जो होता वो भी क्या होता, 3 तो 3 रहता ना, आप समझ रहे हो क्या, बस सेक थीटा उसके करस्पॉन्डिंग बदल जाता। पर क्लियर सी बात है सर, अगर इस क्वाड्रेंट में भी देखे तो एक्स एक्सिस आपका, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है, फर्स्ट और फोर्थ में, और फर्स्ट और फोर्थ दोनों में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो इसलिए मैं सेक थीटा की ये वाली वैल्यू डिस्कार्ड करूंगा, मेरे लिए ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, तो ये सेक थीटा तो हमारा गया, तो हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। अब सेक थीटा अगर 2 आया तो अभी जस्ट निकाला सर हमने, क्या बोला कि सर 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। आई होप आप मेरी बात से सहमत हैं। तो tan स्क्वायर थीटा को क्या बोलूँगा मैं बोलूँगा सेक स्क्वायर थीटा -1। सही लिख रहा हूँ ना, बिल्कुल सही लिख रहा हूँ। तो देखो tan स्क्वायर थीटा हमें निकालना है, तो मैं tan थीटा निकालता हूँ, है ना। tan थीटा कितना आएगा, +- सेक स्क्वायर थीटा, 2 का स्क्वायर कितना 4 -1 यानी कितना √3। तो tan थीटा कितना आ रहा है जनाब, सर tan थीटा आ रहा है आपका ±√ कितना 4 - 1 3। अब गौर से सुनना, आपके जो पॉइंट थे जो ए और बी थे वो क्या थे सर, ए पॉइंट था आपका 9 और 4 से मिलके बने थे ये, है ना। तो ए सेक थीटा 2 tan थीटा, है ना। ए सेक थीटा मतलब क्या, 3 × 2, है ना, ये था ए सेक थीटा, तो 3 × 2 कितना 6। बी tan थीटा, बी कितना था 4 × √3, बी 4 नहीं था, बी तो आपका 2 था, तो ये हो जाता है 2√3। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है। ए आपका क्या था, ए आपका था ए सेक थीटा कॉमा बी tan थीटा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। ए और बी क्या थे आपके 3 और 2, और 3 और 2 के साथ 3 × 2 6 और 2 × √3 2√3। अच्छा, बी के भी यही कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, एक्सेप्ट पहली बात तो सिमेट्रिकली आपका एक्स कोऑर्डिनेट यही रहेगा, बस वाई कोऑर्डिनेट में आप √3 की जगह -√3 लेंगे, तो -2√3। क्योंकि आप खुद समझो ना बात को, यहाँ पे आप खुद देख ही रहे हो,
ये भी वही कोऑर्डिनेट होगा, बस इसका y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि जितनी डिस्टेंस यहाँ है उतनी ही यहाँ है। सहमत हैं आप इस बात से? चलो, अगर मुझे ए बी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो अगर सर ए बी को डायमीटर ट्रीट करने वाले सर्कल की इक्वेशन आपको चाहिए तो ये तो आप निकाल सकते हो। कैसे? याद करो, x माइनस x1 तो कितना, x माइनस 6 है ना, फिर x माइनस x2 तो वापस क्या, x माइनस 6 प्लस y माइनस y1 तो कितना, y माइनस 2√3, y माइनस y2 यानी कितना, y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट। अब क्या, अब x माइनस 6 का होल स्क्वायर है ना, x माइनस 6 का होल स्क्वायर कितना, x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x है ना, ये है आपका a प्लस बी और a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 इंटू 3 कितना, 12 इज इक्वल टू 0। आई होप आप जानते हो ए बी को डायमीटर ट्रीट करने वाला, मतलब डायमीटर के एक्सट्रीम्स की ट्रीट करने वाला एक सर्कल की इक्वेशन हम x माइनस x1 टाइम्स x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 टाइम्स y माइनस y2 इज इक्वल टू 0 से लिखते हैं। और अगर मैं इसे रीराइट करूं, ज़रा ध्यान से देखना, कुछ तो मैं गड़बड़ कर गया हूँ, क्योंकि आपकी रेडियस, चलो कुछ नहीं है, सब सही है ना। तो अगर मैं इसे लिखूँ तो ये कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, माइनस 12x, 36 माइनस 12 कितना, आई थिंक 24। और इस तरीके से आपने अपने किसकी, सर्कल की इक्वेशन ढूंढी है जो कि ए बी को डायमीटर की तरह ट्रीट करता है। तो ये क्या हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 24। और ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 24, ऐसा सीधा सीधा हमें ऑप्शन ए दिख रहा है। एक अच्छा, आसान और सॉर्टेड सा क्वेश्चन ये था जिसमें कोई भी डिफिकल्ट बात हमने नहीं की। आई होप ये लेक्चर पूरा समझ आया, कोई दिक्कत, कोई इशू। ये हम IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा, गेट नोट्स में। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना, थैंक यू सो मच।